खुशी की बात है कि वो एमबीबीएस फाइनल ईयर में है और वो भी एक ट्रेनी डॉक्टर है। कुछ अलग ही है आज के इस वीडियो में, क्योंकि ना तो बात करने का मन है, ना बात, बस एक समझ नहीं है कि ये क्या है सारा सब कुछ। तो 96% बने और 96% होने के कारण सिंपली जो स्कूलिंग मेरा हुआ सेम वे में उसका स्कूलिंग के तौर पर बहुत खुशी थी घर में कि पहला बच्चा हमारे घर में ऐसा रहा जिसने इतने परसेंटेज स्कोर किए। क्योंकि इसका कॉलेज में एडमिशन हो गया और ये डॉक्टर बन गई तो फिर तो कमा के दे देगी ना। तो कमा के डांटा था, पर बहुत गंदा डांटा था। मतलब मुझे ऐसा लगा था कि मैं पेरेंट्स नहीं हूँ, किसी बच्चे को डांट रहे हैं। मैंने उतनी डांट खाई थी उसको घर लाने के लिए। 22-22 घंटे, 18-18 घंटे पढ़ती थी। सुबह 6 बजे से 6:30 बजे से लाइब्रेरी चले जाना। नमस्ते सभी को। आज कुछ अलग टॉपिक के साथ मैं इस वीडियो में हूँ। ना ये व्लॉगिंग है, ना ये किसी तरह की इन्फॉर्मेशन है। आज कुछ अलग ही है आज के इस वीडियो में। मैं ये नहीं कहूँगी कि बने रहिए, नहीं बने रहिए, ये आप सबका अपने ऊपर है। क्योंकि ना तो बात करने का मन है, ना बात, बस एक समझ नहीं है कि ये क्या है सारा सब कुछ। मैं प्रतिमा पाठक, आप सभी को पता है कि मेरे बारे में तो आप सभी को पता ही होगा। मैं आपको बता दूं कि हम 4 भाई बहन हैं। 4 भाई बहनों में मैं सबसे बड़ी हूँ, उसके बाद मेरा छोटा भाई, एंड देन उसके बाद मेरी छोटी बहन और उससे एक और छोटी बहन। तो हम 4 भाई बहन हैं, 3 बहनें और एक भाई। भाई मेरे से छोटा है तो काफ़ी मैच्योर हो चुका है, वो अपना काम करता है, अपना जो भी बिजनेस या काम करता है वो। उसके बाद मेरी छोटी बहन जो है उसकी बात करते हैं। उससे पहले सबसे छोटी बहन की बात करते हैं। तो वो मानसिक विकलांग है। अभी उसकी उम्र की बात करें तो 2000 से लेकर अभी तक काउंट करते हैं तो 23 साल की वो हो चुकी है। लेकिन माइंड लेवल की अगर बात करें तो सिर्फ 3 सालों का है। लेकिन कभी कभी ये लगता है कि ये हमारी एक किस्मत है कि जिस वजह से भगवान ने ऐसे बच्चे को हमें दिया जिसका लालन पालन पोषण हम उस तरह से कर पा रहे हैं। क्योंकि भगवान को भी पता होता है कि ऐसे बच्चे किनके पास सबसे ज़्यादा अच्छे से रहेंगे। तो ये एक हमारी खुशकिस्मती है कि वो हमारे साथ है। बीच वाली बहन की जो बात करें, उससे बड़ी वाली बहन की, तो उसकी ही बात को लेकर ये आज का वीडियो है। बात 2014 की है, 2014 जुलाई के समय की। उसी सेम समय ही मैं एमएससी की स्टडीज़ के चलते उज्जैन हॉस्टल में रहती थी। तो मैं उज्जैन के हॉस्टल में थी। तो क्योंकि 2 जुलाई में मेरा वहाँ जाना हुआ था और उसी आसपास में ही मेरी बहन का 10th का रिजल्ट आया था, जुलाई के आसपास में ही। अब जुलाई के आसपास में जब 10th का रिजल्ट आता है तो आगे कोर्सेज की समझ करने लगते हैं बच्चे कि अब करना क्या है। और ये एक एक बन गई है, एक रीति टाइप बन गई है कि जिनके अच्छे परसेंट होते हैं वो साइंस बैकग्राउंड के बच्चे हो जाते हैं, अपने आप साइंस ले लेते हैं। उसने ये सोचकर कि मैं साइंस लेने की बजाय मैं मैथ्स प्लस बायो ले लेती हूँ या बायो एडिशनल करवा लेती हूँ। तो इस तरह से उसने वहाँ पर सोच के, हमारा लोकल में ही शुजालपुर में ही स्कूल है, एक्सेलेंस स्कूल, तो वहाँ पर उसने अपना एडमिशन करवा लिया। तो वहाँ पर एक्सेलेंस स्कूल है और अच्छा स्टडीज़ का लेवल भी ठीक है, गवर्नमेंट स्कूल है। वहाँ पर उसने उसका एडमिशन करवाया। तब तक कुछ नहीं था, सिंपल था कि 10th में बच्ची के 96% बने हैं। तो आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि 96 बने मतलब वो हमारा प्रखर बुद्धि वाला बच्चा है। तो 96% बने और 96% होने के कारण सिंपली जो स्कूलिंग मेरा हुआ सेम वे में उसका स्कूलिंग के तौर पर गवर्नमेंट स्कूल एक्सेलेंस स्कूल में उसका एडमिशन, जब एडमिशन हो गया वो वहाँ पर पढ़ने लग गई। उसके कुछ आसपास 1-1.5 महीने में कॉल आया कि पूजा का सुपर 100 बच्चों में सिलेक्शन हो गया है। सुपर 100 बच्चे, हर एक डिस्ट्रिक्ट से एक एक बच्चा चयनित किया जाता है और उन बच्चों को एक अलग ही स्कूल मिलता है, एक अलग ही माहौल मिलता है पढ़ाई के लिए। 11th-12th पूरा गवर्नमेंट उनका खर्चा उठाती है हमारे मध्य प्रदेश में। तो वहाँ पर उसका चयन हुआ
और गवर्नमेंट ने सिलेक्ट किया उसे प्रतिभाशाली बच्चों बच्चों में, तो टॉप 100 बच्चों में पूजा का भी नाम आया। और क्योंकि प्रतिभाशाली बच्चों का वो जो स्टडीज होने वाला था वो इंदौर में होने वाला था। इंदौर में क्योंकि मैं ही पहली बार निकल के उज्जैन तक गई थी और मेरे लिए उज्जैन जाना ही बहुत बड़ी बात थी। मुझे सबसे पहले जब छोड़ने गया था तो मेरा भाई जो कि मुझसे छोटा है वो मुझे ट्रेन में बैठ के, मतलब ट्रेन में जाना था, इतनी भीड़ रहती है, लेकिन वो मेरे साथ मुझे उज्जैन तक छोड़ने गया था। मतलब आप समझ सकते हैं कि मैं खुद किसी के साथ उज्जैन तक जा पाई थी, अकेले जाने की हिम्मत नहीं थी मेरी। जब बहन का सिलेक्शन हुआ और बहन का सिलेक्शन हुआ, मम्मी बहुत खुश थी, बहुत खुश कि इसका सिलेक्शन हो गया है और इसको वहाँ पर बुलाया है। तो जब उसका सिलेक्शन का ऐसा खुशखबरी आई, मुझे सुनाई, मुझे मम्मी ने बताया, मामा को बताया, मौसी को बताया, सबको घर में माहौल में सबको बताया गया। जब सबको बताया तो कहीं से कुछ तो कहीं से कुछ, आपको पता ही है। और अगर 2014 की बात करें तो इतना माहौल, इतना खुलापन नहीं था जितना आज के समय में है। इंटरनेट सुविधाएं, रील्स वगैरह, ये सारी चीज़ें अब आने लगी है, पहले उतना नहीं था। पहले हमारे पास हम तो मतलब उस लेवल से है कि 2013-14 में हमने फ़ोन इसलिए रखा था क्योंकि हम घर से दूर थे, इसलिए हमारे हाथ में फ़ोन आया था। और मेरे हाथ में तो सबसे पहला फ़ोन था, पहला ही मेरे हाथ में फ़ोन था 2013-14 में। तो उस तरह की कंडीशंस थी कि उस समय में जबकि फ़ोन नहीं हुआ करते थे, मैं जो कि मास्टर्स करने जा रही थी, और मास्टर्स करने के लिए मैं मेरे भाई को मेरे साथ रखी थी कि भैया मुझे छोड़ के आ जा उज्जैन तक। तो 2-3 बार वो मुझे छोड़ने जाया करता था। जब धीरे-धीरे वो रास्ता मेरे आदत में आ गया कि आना-जाना चलता रहा, तो तब जाके मैं आने लगी। और उज्जैन की एक ख़ास बता दूँ कि वहाँ पर मौसी ऑलरेडी रहती है, तब भी मुझे भाई छोड़ने के लिए गया था। जब इंदौर में, क्योंकि सुपर 100 बच्चों की जो पढ़ाई होने वाली थी, वो उन 100 बच्चों की पढ़ाई के लिए जो स्कूल आगे था गवर्नमेंट का, जिसमें गवर्नमेंट पढ़ाती उन बच्चों को, वो था इंदौर का मल्हार आश्रम में। इंदौर के मल्हार आश्रम में वो स्कूल था। और इंदौर का नाम उस समय हमारे घर में बिल्कुल भी अच्छी इमेज नहीं रख रहा था कि ऐसी बड़ी, इंदौर का मतलब बहुत बड़ी सिटी माने। गांव के कहते हैं, गांव के सीधे सिंपल से लोग हैं हमारे, मेरे माँ बाप, मेरे मामा, मेरे परिवार वाले। शायद घर गांव अभी भी आज की भी हालत में हर बेटी के परिवार के ऐसे ही लोग होंगे, इतने ही सीधे सिंपल से लोग होंगे, क्योंकि डरते हैं परिवार वाले, है ना। उसी डर के चलते मामा ने मना किया कि बेटी को इतनी बड़ी जगह मत भेजो, देख लो रिस्क बहुत होगी। उन्होंने तो साफ मना कर दिया कि बहन तेरी रिस्क पे तू भेज रही हो अपनी बेटी को तो भेज दे, बाकी मैं तो वहाँ नहीं करूँगा। और मम्मी को उन्होंने इस तरह से कह के एक रूठे हुए स्वर में बात की और फ़ोन रख दिया। मौसी को बात की, मौसी क्योंकि बहन है और थोड़ा सा सिटी में रहती है, तो वो कुछ कह भी नहीं पाई और ना हाँ कर पाई ना कर पाई, क्योंकि ना तो वो बोल के ऐसे माहौल में ये कह सकती थी कि सपोर्ट करके कुछ हो जाए तो वो रिस्क लेना, और ना वो मना कर पा रही थी कि बच्चे के भविष्य का सवाल है, तो उन्होंने कुछ कहा नहीं। मम्मी को समझ में नहीं आ रहा था कि करे तो करे क्या, भेजे या ना भेजे, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आई है हाथ में, करे क्या। मुझसे पूछा गया, मैंने बोला मम्मी को कि सिंपल कि गवर्नमेंट ने चयन किया है 100 बच्चों में, पूरे जिला में से एक, मतलब वो कितनी प्रतिभाशाली है कि एक बच्चे का सिलेक्शन हुआ और वहाँ पर किस लेवल की पढ़ाई होगी। अपॉर्चुनिटी मिल रही है, 2 साल गवर्नमेंट पढ़ा रही है, तो क्यों ना भेजा जाए। रिस्क तो हर जगह है, लेकिन जब आएंगे जाएंगे तभी तो पता चलेगा। पता नहीं कहाँ से मैं उस लेवल से ऊपर उठ चुकी थी, उस माहौल से ऊपर उठ चुकी थी, और मैंने ये मम्मी को डिसीजन लेने में सहायता करी। मम्मी ने बोला कि मामा ऐसा कह रहे हैं कि कुछ हो जाएगा बेटी को, बड़ी सिटी है, कहाँ कैसे लोग, वहाँ पर अकेले कैसे रहेगी। पर उस डर के आगे थोड़ी सी जब हिम्मत दी मम्मी को, तो माँ ने वो डिसीजन लिया, और माँ पापा सब ने डिसीजन लिया, और फिर उसको वहाँ पर पढ़ाई के लिए भेज दिया गया। उसका सिलेक्शन हो गया, वहाँ पर वो चले गई, वहाँ पर उसकी पढ़ाई स्टार्ट हो गई, पढ़ाई कंटिन्यू होने लगी। 2014 के बाद से 2016 में उसने 12th पास कर लिया, और बहुत अच्छी रैंक से उसने 12th पास किया, 92% बने। बहुत खुशी थी घर में कि पहला बच्चा हमारे घर में ऐसा रहा जिसने इतने परसेंटेज स्कोर किए। क्योंकि
मेरे भी उतने नहीं थे। हाँ, मैं भी टॉप टॉप में ही आती थी स्कूल में, लेकिन मेरे भी इतने परसेंट नहीं थे जितने उसके रहे। तो 92% 12th में, वो भी बायो सब्जेक्ट के साथ। बहुत खुशी थी, बहुत खुशी थी। घर में बहुत खुशी का माहौल था कि बहुत अच्छा बच्चा है, बहुत प्रखर बुद्धि वाला है। इतने बायो में इतना अच्छा परसेंटेज स्कोर किया है इसने। बायो के बाद जब उसका 12th हो गया, आप सभी को पता है कि 12th उस समय जब 12th पास किया था उसने 2016 में। 2016 में तब नीट नहीं हुआ करती थी, तब होती थी पीएमटी, प्री मेडिकल टेस्ट करके होता था। उसी साल नीट का नियम बना था मई के बाद। अ, और फिर जो दिसंबर में नीट का एग्ज़ाम होता है वो इस तरह से हुआ था नीट करके। तो दिसंबर उस टाइम तक पीएमटी हुआ करता था। उसने बोला कि मुझे एक बार मैं दे के देखती हूँ, मैंने मतलब मुझे लगता है कि मेरा पीएमटी कैसा रहता है, तो मैं पीएमटी एक बार ही देखना चाहती हूँ। पीएमटी का उसने एग्ज़ाम दिया, उसके बाद नीट स्टार्ट हुआ। तो नीट की प्रिपरेशन उसने बोला कि मैंने पीएमटी में करके देखा, मुझे लगता है कि मैं नीट निकाल लूँगी, तो मुझे ज़्यादा ग्रूमिंग की ज़रूरत नहीं है। उस बच्चे ने, क्योंकि उसको घर की कंडीशन पता थी, पापा की कंडीशन पता थी, बहुत सारी सिचुएशन है घर में, सिचुएशन ऐसी है कि जिसकी वजह से बहुत कड़े डिसीजन लेने पड़े। तो उसने बोला कि नहीं, मैं सिंपल किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट से नॉर्मल ग्रूमिंग होती रहेगी, मैं पढ़ लूँगी। उसने एक सामान्य सी कोचिंग से वो पढ़ाई की, नीट की प्रिपरेशन स्टार्ट की, नीट और एम्स की। उसका अगेन जो स्कोर हुआ वो, क्योंकि हम जनरल कैटेगरी के हैं, जनरल कैटेगरी तो इतने ज़्यादा मायने नहीं रखती, लेकिन जब थोड़ा-सा किसी बात पे आ जाता है कि अच्छा स्कोर करने के बाद भी एडमिशन ना मिले, जबकि उससे बहुत कम रैंक पे भी एडमिशन हो जाते हैं, तो उस टाइम पे कहने में आ जाता है कि जनरल कैटेगरी क्या है। तो उसका उस टाइम भी कॉलेज में, कोई कॉलेज मिल तो जाता कॉलेज, लेकिन डोनेशन के लिए किसी प्राइवेट बड़े कॉलेज की फीस, लाखों की फीस, जो कि सब कुछ बेच दे उस बराबर हो जाती है, और उसके बाद हमारे पास कुछ नहीं बचता। तो वो फीस हम बेयर नहीं कर पाते, तो उसका एडमिशन उस टाइम पे नहीं करवाया। अगेन उसने दूसरे साल अगेन चूज किया कि नीट प्रिपरेशन अगेन करना है। नीट उसने अगेन जो प्रिपरेशन किया, उसने मैंने उसको बोला कि आप किसी छोटे मोटे कोचिंग से नहीं, अभी हमारे मध्य प्रदेश में जो सबसे फेमस है इंदौर का एलन इंस्टीट्यूट, तो इंदौर के एलन से मैंने जैसे तैसे, बहुत कहानी है उसके पीछे भी, लेकिन मैंने उसका जैसे मतलब कहते हैं ना कि मेरी मर्जी थी, और भगवान ने भी भगवान को भी मानना पड़ा कि नहीं यार, ये लड़की नहीं मानेगी कि इसकी बहन का एलन इंस्टीट्यूट में एडमिशन ना हो, तो भगवान को देना ही पड़ा। ऐसी कंडीशन मान के चलिए कि ना के बराबर की कंडीशन में उसका एडमिशन हुआ, क्योंकि घर की तब आर्थिक कंडीशन वैसी नहीं थी कि एलन की लाखों की फीस हम भर पाए। बाय हुक बाय क्रुक उसका एडमिशन हुआ। एडमिशन होने के बाद उसका नीट स्टार्ट हुआ। एलन से बहुत अच्छी पढ़ाई हुई। बहन ने ऐसे ऐसी टाइम पे पढ़ाई की है कि अगर बात करूं तो बहुत लंबी हो जाएगी, वैसी वैसी कंडीशन में, लेकिन हमने बहुत इंजॉय किया। और आज वही लाइफ के बहुत अच्छे मोमेंट है कि उसको मैं सक्सेस कह सकती हूँ मेरी लाइफ की। तो वैसी कंडीशन में उसने पढ़ाई की, और पढ़ाई करने के अगले साल उसने पास किया नीट। और तब जो स्कोर हुआ, तब हम कॉलेज के लिए, कॉलेज की काउंसलिंग होने लगी, लिस्ट गई, कौन सा कॉलेज मिलेगा, क्या मिलेगा। एक कॉलेज का नाम आया, और सुनने में आया कि उसकी जो फीस लगेगी वो, क्योंकि इसमें भी दलाल होते हैं, बहुत सारे वो लोग रहते हैं मीडिएटर, तो उन्होंने बोला कि ठीक है, हम 39 लैक्स में, 39 लाख में इसका एडमिशन करवा देंगे। तब क्योंकि बहन को पढ़ाने का भूत सवार था, बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, किसी कारणवश पापा उस कंडीशन में नहीं थे कि ये डिसीजन ले पाए। मम्मी क्योंकि उस लेवल में पापा को संभालना, और पूरी वो उस माहौल में थी कि अपने पति को संभालना, एक छोटी बहन जिसका मैंने बताया तो उसको संभालना, तो उसी माहौल में थी। तो ये डिसीजन कहीं ना कहीं बीइंग अब अगला पेरेंट उस बच्चे के लिए, उस डिसीजन लेने के लिए कौन डिसीजन मेकर होगा, उस प्लेस पे मैं थी उसके लिए, क्योंकि मैं बड़ी बहन थी। बहुत पाँव में, मतलब कहते हैं ना कि चप्पल घिस जाना, उतनी मेहनत करी, इधर गए उधर गए, 10 दलालों के पास गए, कहाँ से कैसे करके एडमिशन होगा, कहाँ से कैसे करके क्या होगा, बहुत कुछ पता किया। पता चला 39 लाख में होगा। मैंने मम्मी से बात करा कि 39 लाख में होगा, लेकिन अगर एक बार हो गया, एक बार इसका कॉलेज में एडमिशन हो गया और ये डॉक्टर बन गई, तो फिर तो कमा के दे देगी ना।
तो कमा के दे देगी, फिर उससे ले लेंगे, फिर सारी चीज़ें। फिर तो क्योंकि हमेशा से देखा डॉक्टर अमीर होते हैं, तो वो अमीर वाला ख्याल आया कि रिजल्ट तो बहुत अच्छा है और बहन पढ़ने में बहुत अच्छी है और इस माहौल में पढ़ेगी तो रिजल्ट तो ला के देगी। तो उस कंडीशन के कारण ये तक डिसीजन आ गया था कि सब कुछ बेच देते और इसका एडमिशन करा देते। लेकिन थोड़ा आसपास फ्रेंड लोगों ने भी समझाया और थोड़ा मम्मी का भी वो उस तरह से हाँ नहीं हुआ, और थोड़ा बहन ने भी पाँव पीछे खींच लिया कि इस कंडीशन में तो मैं नहीं लूँगी एडमिशन। मैं 1 साल, बस लास्ट साल सब ने मना किया, लास्ट साल नहीं 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 नहीं, बहुत लोगों ने मना किया। ऐसे ऐसे उस फील्ड में सक्सेसफुल लोगों तक ने, जो कि डॉक्टर थे, उन तक ने मना कर दिया कि नहीं अगला साल मत दो, चाहे आयुर्वेदिक चाहे होम्योपैथिक में एडमिशन करा दो, लेकिन एमबीबीएस के लिए अगला साल अगेन देना जरूर सही नहीं है, बहुत कंपटीशन होगा, बहुत कुछ होगा। लेकिन बहन ने अपने अपने काबिलियत के बल पर मुझे विश्वास दिया कि दीदी बस 1 साल, एक मौका और दे दे, 1 साल और पढ़ लूंगी तो चाहे जैसा एडमिशन होगा मैं उसको एक्सेप्ट कर लूंगी। अगेन उसने 1 साल बस खुद की मेहनत से टोटल दिन रात लाइब्रेरी में पढ़ती रही, दिन रात, मतलब 18 घंटे भी कहना सही नहीं है, आई डोंट नो कितने घंटे, क्योंकि मैं सो जाया करती थी 11 बजे, 11:30-12 बजे, और रात में वो जागा करती थी। उसकी टेबल और उसकी किताबों की, मतलब ऐसे ऐसे गट्ठे के गट्ठे लगे हुए थे। मतलब जब बेची थी ना, जब उस फ्लैट को छोड़ा था, तो समथिंग कुछ 30 किलो की रद्दी बिकी थी, रद्दी नहीं वो किताबें बिकी थी मेडिकल की, तो 30 किलो की, और कुछ अच्छे खासे पैसे बने थे, रद्दी से 500-600 रुपए बने थे, तो इतनी रद्दी थी उसकी। उतना मतलब 22-22 घंटे, 18-18 घंटे पढ़ती थी। सुबह 6 बजे से 6:30 बजे से लाइब्रेरी चले जाना, शाम को 6-6:30-7 बजे तक, 9 बजे तक आना, 9 बजे तक सॉरी, लास्ट मेट्रो चलती थी तब आती थी, और शुरुआती मेट्रो जब चलती थी तब जाती थी लाइब्रेरी के लिए। तो 6:30 बजे जाना और 9:30 बजे आना, 9:30 बजे आके खाना खा पी के अगेन पढ़ने बैठ जाना, और पता नहीं कितने घंटे सोती थी ये वही जाने। वो करके उसका नीट का रिजल्ट आया, सेटिस्फैक्ट्री आया, कुछ अच्छे कॉलेज में ही, टॉप 10 कॉलेज में ही उसका एडमिशन हो गया, बिना किसी डोनेशन के। भगवान की किस्मत हमारे साथ कि उसका मेधावी छात्रवृत्ति के कारण हमारे ऊपर कोई लोड नहीं आया। अगेन उसकी सारी चीज़ें गवर्नमेंट ने पे कर दी, और उसने किसी एक पर्टिकुलर बॉन्ड के तहत अपनी स्टडीज एमबीबीएस में स्टार्ट कर दी। आज खुशी की बात है कि वो एमबीबीएस फाइनल ईयर में है, और वो भी एक ट्रेनी डॉक्टर है। एक खुशी की बात, जब मार्च में उसका रिजल्ट आया तो उसने बोला कि दीदी अब एमबीबीएस की कोई पढ़ाई नहीं करनी है, क्लास में बैठ के स्टूडेंट की तरह पढ़ाई नहीं करनी, अब मुझे ड्यूटी करने का मौका मिलेगा, अब मुझे पेशेंट्स को देखने का मौका मिलेगा, अब मुझे भी मौका मिलेगा कि मैंने जो पढ़ा है, वो जो सपने आपने देखे हैं, अब उसके लिए मुझे काम करने का मौका मिलेगा कि अब मैं एज ए डॉक्टर की तरह, मैं भी, भले ही मैं जो ट्रेनी डॉक्टर हूँ, चाहे मैं जूनियर डॉक्टर हूँ, चाहे मैं लर्निंग फेज में हूँ, लेकिन मैं डॉक्टर तो बन गई हूँ, अब स्टूडेंट नहीं रही हूँ, अब मैं ट्रेनी डॉक्टर हो गई हूँ। तो अभी उसका जब से स्टार्ट हुआ प्रैक्टिस स्टार्ट होने के टाइम पे वो डॉक्टर्स के अंडर में प्रिपरेशन कर रही है, मार्च से अभी तक कंटिन्यू। अभी तो उसको सैलरी भी मिलने लगी है, स्टाइपेंड भी मिलने लगा है, तो बहुत कुछ घर के लिए, परिवार के लिए, सबके लिए सोचने लगी है वो। एक बार की बात है, जब वो स्कूल में थी, मैं उसको लेने के लिए गई थी। हम लोगों में वहाँ पर, आप सबको शायद पता हो, तो जो नवरात्रि आती है, नवरात्रि हमारी जो माता रानी बैठती है, 9 दिन बैठती है घर में, उस टाइम पे हमारा जो अष्टमी का पूजा होता है गांव में, वो बहुत माना जाता है। और क्योंकि उस टाइम तक हम पूरे कोई भी ऐसा साल नहीं गया होगा जब नवरात्रि में माता रानी की पूजा में नहीं शामिल हुए हो। तो नवमी, अष्टमी नवमी की पूजा होती है, और उसमें घर पे हर सदस्य को उपस्थित होना होता है उस पूजा में। तो वो अष्टमी नवमी के लिए मैं घर आ रही थी उज्जैन से, और मैं घर आ रही थी तो मैं हमेशा, ऐसा होता था कि हर त्योहार पे मैं आती थी, और मैं उज्जैन से इंदौर जाती थी, इंदौर से क्योंकि एक पेरेंट
की ज़रूरत लगती थी उसको लेने के लिए उस स्कूल से, तो मैं जाती थी और मैं उसको लेके आती थी वहाँ से परमिशन लेके कि मैं इसका पेरेंट्स हूँ और मैं इसको लेने के आया, मेरे मतलब बच्चे को पेरेंट लेने आए वैसे की तरह मैं जाती थी और मैं उसको लेके आती थी। और हम दोनों बहन हँसी खुशी वहाँ से आते थे इंदौर से घर तक। तो ये सिलसिला चलता रहता था। अष्टमी नवमी पे मैं जब गई तो उसके प्रिंसिपल ने मुझे बड़ा डांटा था कि आप बच्चे को पढ़ने क्यों नहीं देते हो, बार बार बुलाते क्यों हो, क्या कर लोगे घर जाके। मतलब एक पापा मतलब पिता की तरह डांटा था, पर बहुत गंदा डांटा था। मतलब मुझे ऐसा लगा था कि मैं पेरेंट्स नहीं हूँ, किसी बच्चे को डांट रहे हैं। मैंने उतनी डांट खाई थी उसको घर लाने के लिए, क्योंकि उनका कहना था कि इसको पढ़ने दो, ये पढ़ेगी तो आगे नीट की जो प्रिपरेशन है, पीएमटी की जो प्रिपरेशन है उसको निकाल पाएगी, उस एग्ज़ाम को निकाल पाएगी। इसलिए उन्होंने मना किया था। बहुत मतलब उनके डिसीजन को आई रियली रेस्पेक्ट कि उन्होंने बोला। लेकिन फाइनली उन्होंने फिर बोला कि 1-2 दिन के लिए जा सकती है, उसके बाद वापस इसको लेके आ जाना। वो आई अष्टमी नवमी के बस बड़ी मुश्किल से 1-2 दिन के लिए आती थी। मतलब हम तरस जा गए थे उन दिनों 2 साल कि आती नहीं है। नीट प्रिपरेशन में भी तरस गए थे कि ये आती नहीं है, एलएन से भी इसको छुट्टी मिलती नहीं थी। तो बहुत बड़ी मुश्किल से उसको घर आने का मौका मिलता था। जब उसका नीट का एग्ज़ाम निकल गया, जब उसकी कॉलेज की काउंसलिंग चल रही थी, तब जाके उसने 2014 से 2016 कंप्लीट हो गया। 2016 में उसने स्टार्ट की पहली नीट की प्रिपरेशन, 2017 में उसने दूसरी नीट की प्रिपरेशन और 2018 में उसने तीसरी नीट की प्रिपरेशन स्टार्ट की। 2018 के बाद उसके मई में जो 2019 की मई में उसका अगला नीट का एग्ज़ाम हुआ था जिसको उसने पास कर लिया था। और नीट 2019 के जुलाई में उसका वहाँ पर स्टार्ट हुआ था कॉलेज काउंसलिंग की कॉलेज कौन सा कॉलेज लेना है। तो उस दौरान वो इतने सालों बाद, मतलब 2014 के बाद वो उन दिनों घर पे रही थी। जब वो घर पे थी उसने माहौल में तो क्या ही, मतलब 2001 मतलब कॉलेज की काउंसलिंग चल रही थी। कॉलेज की काउंसलिंग में कौन सा कॉलेज लेना है, क्या है, पैसा है नहीं है, किस कॉलेज में ले पाएंगे नहीं ले पाएंगे, सब कुछ यही चला। मेधावी का पूरा किया। आज 5 साल हो गए पढ़ते पढ़ते। 2019 से पता नहीं चला कितनी जल्दी निकल गए। 2019 से 24 चल रहा है, 4 साल कंप्लीट हो गए। 5वें साल में एज ए ट्रेनी डॉक्टर की तरह वो काम कर रही है। और इन दिनों क्योंकि भोपाल बहुत पास है, कभी थोड़ी छुट्टी मिलती थी तो आ जाया करती थी। कोरोना का समय था कि जब वो घर पे थोड़ी रह ली, और क्योंकि सभी कुछ बंद पड़ गया था। सेकंड कोविड में तो आई नहीं थी घर पे, क्योंकि वो जो भी पेशेंट्स लोग आते थे थोड़ा थोड़ा मदद करने लगे थे वो लोग, सेकंड ईयर में होके भी। तो उस समय वो आई नहीं। अब 5 साल में मतलब ऐसा हो जाता है कि भूत भूत होते हैं ना, वो भूतों की तरह रात में जागती है। मतलब कहते हैं ना, निशाचर ही रात में जागते हैं। मैं पिछले साल जनवरी में उसके यहाँ पे गई थी, और पिछले साल जनवरी में जब मैं गई तो उसके एग्ज़ाम्स चल रहे थे उस टाइम। दिसंबर में उसके एग्ज़ाम्स चल रहे थे, और मैं गई। उसका अच्छा खासा बड़ा फ्लैट था 2 BHK। तो मैं गई और उसने बोला कि वो जहाँ बैठती थी पढ़ती थी, उसने बोला कि यहाँ तू सो जा। और वो मैंने बोला तू कहाँ सोएगी, बोले मेरे को तो सोना ही नहीं है। मैंने कहा मतलब, बोले कि मैं तो रात भर पढ़ूंगा तो तू सो जा आराम से, मैं तो तेरे उठने के मतलब मैं तो अभी पढ़ूंगा, मेरे को जब सोना होगा मैं सो जाऊंगी। मैंने कहा ठीक है। मैं सोई। मैं सुबह 6:30 बजे समथिंग मेरी नींद खुली। कब? जब वो मेरे पास आके सोने लगी। मैंने बोला कि मैंने कहा उठ गए? तो बोले कि नहीं उठी नहीं हूँ, अब तो मैं सो रही हूँ। 6:30 बजे, 6:30 बजे से लेकर वो सिर्फ 9:30 बजे तक सोई। ऐसी मतलब लाइफ चलती रहती है। 9:30 बजे भी नहीं, 8:30 बजे तक समथिंग कुछ सोई थी, और 9-10 बजे तो निकलना था उसको एग्ज़ाम्स के लिए। तो ये लाइफ मतलब मैंने देखी उसकी कि 22-22 घंटे, 24-24 घंटे पूरे टाइम MBBS पढ़ाई 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 पढ़ाई। घर पे रहना, बच्चा हमारा क्या करे कैसा है, बहुत कुछ खान पीन ऊपर नीचे हो गया। खाना का अभी कुछ टाइम से जब बात करती है तो वो बोलती है कि सुबह मैंने खाने में क्या खाया, समोसा खा लिया दीदी।
क्या खाया, चाय पी ली दीदी, टाइम नहीं मिला। वो पेशेंट आ गए थे और वो बारी बारी से एक 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 जाते हैं, ज़्यादा टाइम मिलता नहीं है, पेशेंट्स लोग आ जाते हैं, हमें प्रैक्टिस करने को कभी कभी मिल जाता है, डॉक्टर्स वगैरह नहीं रहते और कोई नहीं रहेगा तो हमें प्रैक्टिस करने को मिल जाएगा। अगर मैं भी खाना खाने चले जाऊंगी तो मेरे को प्रैक्टिस करने का नहीं मिलेगा, सब भीड़ रहेंगे तो ज़्यादा को मौका नहीं मिलता, तो इसलिए मैं कम जाती हूँ, समोसा खा के छोड़ देती हूँ। इस हालत में पढ़ाई कर रही है मेरी बहन। गर्व की बात और खुशी की बात होती है कि जितनी मेहनत मैंने उसके पीछे की, उतनी मेहनत से वो, उतनी लगन से वो काम भी कर रही है। आज आप सभी जानते हैं कि कोलकाता में क्या चल रहा है। कोलकाता में भी एक ट्रेनी डॉक्टर की ही गैंगरेप और मर्डर हुआ है। गैंगरेप की अगर बात करें, और क्योंकि ट्रेनी डॉक्टर है वो भी, और ट्रेनी डॉक्टर ही मेरी बहन है। वो जो भी है, जहाँ मतलब जिस भी कंडीशन में गई, वो जो भी है, लेकिन थी तो ट्रेनी डॉक्टर ही ना, और ट्रेनी डॉक्टर ही मेरी बहन है। एक ये देश दुनिया सबके लिए हो जाता है कि गैंग रेप हो गया, हम सुनते रहते हैं अक्सर, 9 साल की बच्ची, 3 साल की बच्ची, अरे 6 महीने की बच्ची तक के साथ रेप हुआ है। ये आप भाई इस तरह के जानवर जैसे हरकतें करते हो। जानवर को पता नहीं होता कि किसके साथ वो क्या कर रहा है, बस उसके लिए होता है कि कोई भी एक उसके अपोजिट सेक्स का होना चाहिए, उसके अपोजिट लिंग का होना चाहिए और वो उसके साथ संलिग्न हो जाएगा। तो इसी तरह जानवर को समझ में नहीं आता है कि ये उसका ही बच्चा है, या उसकी ही बहन है, या उसका ही वंशज है या नहीं है, या कौन है। ये उसी तरह की तो कंडीशन हो गई ना, गैंग रेप या रेप कंडीशन, जो भी आप करते हैं। ट्रेनी लेडी की जिस तरह की कंडीशन बताई जा रही है, जिस तरह की सिचुएशन बताई जा रही है कि इस तरह से आंखें फोड़ दी, इस तरह से, मतलब जब मैं उस न्यूज़ को सुन रही हूँ, मुझे ट्रेनी डॉक्टर और कुछ नहीं सुनाई दे रहा। ट्रेनी डॉक्टर मेरी बहन भी है, मुझे उसकी टेंशन हो रही है कि ट्रेनी डॉक्टर तो मेरी बहन भी हो, और ट्रेनी डॉक्टर ही नहीं, लेडी डॉक्टर वही है। आज अगर बात करें तो घर में, हर किसी के परिवार में अगर किसी लेडीज का कोई भी ऑपरेशन होगा, कभी किसी लेडी को बच्चा होने वाला होगा, तो सबसे पहले गायनिक में हम ये नहीं देखेंगे कि वो मेल है कि वो फीमेल है कि नहीं है, ये हम डिमांड रखेंगे कि हमें फीमेल ही चाहिए। हमारे घर की औरतों के लिए, हमारे घर की औरतों के लिए सिर्फ लेडी डॉक्टर ही हमें चाहिए, हम मेल डॉक्टर को नहीं करते हैं। तो उस देश में जबकि लेडी डॉक्टर को ही इस तरह से नोचा जाएगा, इस तरह से उसकी ज़िंदगी खतरे में रहेगी, इस तरह से सेफ नहीं अगर रहेगी, तो कहाँ से ढूंढेंगे फिर आप लेडी डॉक्टर। ये बात ये नहीं है कि एक सिटी में, एक शहर में गैंग रैप हो गया और उस कारण से ये चीज़ें हो रही है, लेकिन बहुत सारे माँ बाप के ऊपर, बहुत सारे माँ बाप डर जाएंगे कि नहीं, उस जगह पर नहीं भेजना है जहाँ 36 घंटे की ड्यूटी पर थी जिसकी डेथ हुई, जिसका मर्डर हुआ, वो 36 घंटे की ड्यूटी पर थी। 36 घंटे अपनी पूरी ड्यूटी देते हुए जैसे तैसे थोड़ा सा समय मिला कि जब सारे पेशेंट्स लोग सो रहे थे, सब कोई लोग सो रहे थे, जरूरत नहीं थी, जब जरूरत किसी को नहीं थी उसकी, तब जाके उसने सोचा कि 1 से 2 घंटा सो लेती हूँ। और जो रात के समय जब वो सोने के लिए गई, तब रात के 3 बज रहे थे, तो 3 बजे रात को उस मेहनत करने के बाद, उस मेहनत, डॉक्टर की जो मेहनत होती है, वो मेहनत ऐसी मेहनत नहीं होती कि ठीक है 12 घंटे की, 8 घंटे की नौकरी कर ली और ठीक है चलते हैं। 36 घंटे की ड्यूटी पर होने के बाद सिर्फ 1 से 2 घंटे के लिए वो सोचती है कि चलो ठीक है सो लेती हूँ, पता नहीं कब कौन जाग जाए, किसको मेरी ज़रूरत पड़ जाए, अभी किसी को ज़रूरत नहीं है तो अभी मैं थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ। वो रेस्ट करने गई थी और उसके बाद अब कभी नहीं लौटेगी, ऐसे रेस्ट में चले गई। आज
अगर उसके माँ बाप की कंडीशन की बात करें, अगर उस बच्ची को जिन्होंने खोया है, जिन्होंने खो दिया उस डॉक्टर को, मैं भगवान से सबसे पहले तो प्रार्थना करती हूँ कि उनको भगवान शांति दे, दिवंगत आत्मा को, और उनके माँ बाप को ये शक्ति दे कि वो इस दुख को झेल पाए और इस घड़ी में वो खुद को संभाल पाए, और जो एक्यूज्ड है, जो अपराधी है इस प्रकरण में, उस अपराधी को जघन्य, कहते हैं ना कि जिस तरह से उसने मारा है, जिस तरह से उस डॉक्टर की उसने टांगे फाड़कर, जिस तरह से उसने आंखें फोड़कर, जिस तरह से उसकी उंगलियां तोड़कर, जिस तरह से उसने हत्या की है उसकी, जिस तरह से उसने उसका गला दबाकर, उसको फांसी नहीं, उसको उसी तरह उसकी गर्दन मरोड़कर, उसकी आंखें फोड़कर, उसकी नसें नसें निकालकर उसकी मौत होना चाहिए, उसकी नहीं। क्योंकि जो कंडीशन हुई और जो बताया जा रहा है रिपोर्ट में, वो एक आदमी का तो नहीं होगा, वो पता नहीं कितने लोग उसमें हैं जुड़े हुए, तो उन सभी को उसी तरह नोच नोच कर मौत होना चाहिए। इतनी आसान मौत नहीं है कि ठीक है सिर्फ फांसी पर लटका दिया, एक झटके में मौत हो गई। क्योंकि आज जिस जगह पर ट्रेनी डॉक्टर के माता पिता है, उस जगह पर आज मैं भी हूँ। मैं भी, मेरी बहन के लिए मैं पेरेंट्स ही हूँ, क्योंकि मेरे पेरेंट्स इतनी चीज़ें नहीं जानते। मेरे पेरेंट्स इतनी चीज़ें नहीं जानते कि वो ये क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, ये समझ में नहीं आता उनको सिंपल सा है, हमारी बच्ची को पढ़ाया और हमारी बच्ची पढ़ रही है और हमारी बच्ची का रिजल्ट आ गया, बहुत खुश है, बहुत ज़्यादा खुश है। चिराग कहते हैं ना, चिराग है वो हमारे घर का। तो उस तरह का खुशी का माहौल, उस तरह की उनकी खुशी का माहौल भी होगा कि अब बच्ची प्रैक्टिस में आ गई है और अब बच्ची डॉक्टर बन जाएगी। सपना तो साकार अब होने का टाइम आया था ना, कि अब उनके वो दिन आते जिसके लिए उन्होंने मेहनत की थी, जिसके लिए उन्होंने त्याग किया था, अपनी बच्ची से दूर रहने का जो एक उन्होंने दुख उठाया था पहले ही। क्योंकि आज उस फील्ड में मैं भी हूँ कि मेरी बहन मुझे एक साल तक बिजी मिलती है, टाइम नहीं मिलता है उसका। मुझे भी याद आती है कि मेरी बहन के साथ बैठ लूँ, मेरी बहन के साथ उसका समय मिल जाए थोड़ा सा। तो ये मुझे भी मिसिंग लगता है, मेरी माँ को कितना लगता है और मेरे पिता को कितना लगता है, ये उनकी पीड़ा वो जानते हैं कि कितना लगता है। उसको मैं कहीं भी कंपेयर नहीं कर सकती और मैं समझ भी नहीं सकती कि माँ बाप का प्यार किस लेवल का रहता है। क्योंकि आज उस ट्रेनी डॉक्टर के वो माता पिता है, और मैं जितना फील कर रही हूँ, माता पिता उससे कई गुना ज्यादा करते हैं। माता पिता कई गुना ज्यादा अपने बच्चे से प्यार करते हैं, और अपने बच्चा अपने हाथ में 9 महीने तक पाल पोष कर इतना बड़ा करके पढ़ता है बच्चा, देखते हैं, सोचते हैं कि कभी फ्री होगा तो आएगा, बस यही चलता रहता है। माँ बाप उसको देखते रहते, और कब ये हो जाए कोई उम्मीद नहीं करता है। अगर नेचुरल तरीके से होता ना तो शायद उतना दुख नहीं होता, शायद उतना पेन नहीं होता। लेकिन जिस कंडीशन में वो ट्रेनी डॉक्टर की बॉडी उसके माता पिता के सामने रखी गई, इस सोच के भी रोंगटे कांप होते, इस सोच के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्योंकि मैं भी बहन हूँ, और बहन नहीं, मैं भी एक पेरेंट हूँ मेरी बहन का। रात भर ड्यूटी रहती है इन लोगों की, रात भर ड्यूटी रहती है, किसकी नज़र कहाँ पर, कैसे क्या। आज देश भर में कल आज़ादी का महोत्सव मनाया गया, और देश भर में माहौल है रक्षाबंधन का। हमारे ही देश में, सिर्फ इंडिया में ही, सिर्फ हमारे भारत देश में ही रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है, सिर्फ हमारे भारत देश में। और सिर्फ हमारे भारत देश में ही वही भाई बेटियों को, बहनों को इस तरह से नोच देता है। मैं तो ये नहीं समझ पाती हूँ, जब आजाद ही नहीं है तो किस लिए बेटियों को आजादी दिवस मनाया दे? कैसे कहते कि आजाद है भारत, अगर इस सोच से ही आजाद नहीं हो पाया तो?
अगर जानवरों की तरह ही सोच बनी है, जानवरों की तरह ही हवस की फीलिंग है, समझ नहीं आता है कि एक छोटी सी चीज के लिए क्या कर दे रहा हूं। अगर वो नहीं है तो क्यों मनाया जा रहा है रक्षाबंधन, और क्यों मनाया जा रहा है स्वतंत्रता दिवस, जब स्वतंत्र ही नहीं है देश की बेटियां। और वो भी एक डॉक्टर जो कि खुद जीवन देती है, उसी का जीवन खतरे में है। मैसेज है कि आज मैं भी बहन हूँ एक डॉक्टर की, ट्रेनी डॉक्टर की, और देश में जो किस्सा चल रहा है वो भी एक ट्रेनी डॉक्टर का चल रहा है। तो उनके पेरेंट्स का दुख समझ में आ रहा है कि कितने नाजों से पाला होता है हमने अपने बच्चे। सोच भी नहीं सकते कि इस हालत में कभी सोचना भी शामिल नहीं है कि ऐसा कुछ हो। वो हम ऐसी चीजें हम हमारे ऊपर सोच भी नहीं सकते। तो उन्होंने वो उस माहौल में भी कैसे रहे होंगे। बस इस रक्षाबंधन यही है कि सच में भाई बनो। अगर आप अपनी बहन की रक्षा सोचते हो ना, अपनी बहन, अपनी बेटियों, अपनी बहुओं, अपने घर की महिलाओं की रक्षा करना आप समझते हो, तो जो भी औरत, चाहे वो बेटी के रूप में हो, चाहे वो माँ के रूप में हो, चाहे किसी भी एज की मिल रही है, तो वो भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी की बहन है, किसी ना किसी की बेटी है, किसी ना किसी की पत्नी है। उसके भी घर वाले वेट कर रहे हैं। अगर ये भावना आ पाई कि हर देश की हर बेटी चाहे वो किसी भी कंडीशन में कहीं पर भी हर किसी से सुरक्षित महसूस करे, तभी जाके वास्तविक स्वतंत्रता दिवस होगा, और तभी जाके वास्तविक रक्षाबंधन हो पाएगा। जय हिंद, जय भारत।